हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लास्ट क्लास में प्रोनाउन का डिस्कशन कर रहे थे और उसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रखा है, पजेसिव केस का पढ़ लिया और डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ा। उसमें हमने कुछ कंपैरिजन के बारे में भी समझा था कि आखिर प्रोनाउन बेस्ड कई बार हमारी तुलना यानी कंपैरिजन की जाती है, उसमें क्या क्या डिफरेंस है। जिसमें हमने देखा था कि एज और देन के बाद में हम दैट ऑफ दोज ऑफ का यूज जरूरत के अनुसार करते हैं। सिंगुलर के लिए दैट और प्लूरल के लिए दोज का यूज करते हैं। हमने यह भी पढ़ा था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हमारे हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये कई बार सेंटेंस में एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और जब भी ये एडजेक्टिव होते हैं तो हमेशा ही इनके बाद में हमें कोई ना कोई नाउन लिखना होता है और अगर नाउन इनके बाद में नहीं लिखा होगा तो ये शब्द अपने आप में प्रोनाउन का काम करते हैं। तो उसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और चीजों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो अभी एक साथ पढ़ने वाले हैं दैट इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसी के साथ में मैं एक डिस्कशन इसका और कराते चलूंगा। रेसिप्रोकल के साथ साथ में ही जो डिस्कशन हमारा एक और चलेगा दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे दो होते हैं जनरली। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे होंगे, एक होता है ईच अदर और एक हम इसमें पढ़ेंगे वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर पढ़ेंगे। वहीं पर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रहता है यहां पर भी हम इसका डिस्कशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जनरली हमारे वर्ड होते हैं हमारे ईच, और इधर, नीदर, ठीक है। हालांकि कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि एवरी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, जो कि गलत है। एवरी हमेशा ही एक डिटरमिनर होता है, ईच हमारा डिटरमिनर और प्रोनाउन दोनों होता है। एवरी वन बन जाता है लेकिन एवरी जो होता है वो प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसका डिस्कशन बाद में करते हैं, पहले इन्हें समझते हैं। इसमें हमारा जो इनका जो फंक्शन है उस पर ध्यान देना। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन फिर भी गुड टू नो कि हमें सीखने से मतलब है। देखो एग्जाम का मैं हमेशा कहता हूँ कोई लेवल नहीं होता है, डिपेंड करता है हमारी नॉलेज कैसी है। अगर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा जा रहा है, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर एयरफोर्स के लिए पढ़ना है, कि सर टेट के लिए पढ़ना है, एसएससी के लिए पढ़ना है, तो इंग्लिश एक ही है, किसी की भी तैयारी करो। इंग्लिश ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स के लिए कहीं दूसरी इंग्लिश आई हुई है और टेट के लिए कोई दूसरी इंग्लिश आई हो, ऐसा नहीं है। बस एग्जाम में क्वेश्चंस का पैटर्न अलग हो सकता है, अदरवाइज लैंग्वेज एक ही है। अगर पढ़ना ही है तो ढंग से पढ़ो, ठीक है। तो हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा प्रोनाउन लिखा हुआ है ईच अदर और वन अनदर, समझेंगे ध्यान से कि ईच अदर और वन अनदर जो दोनों शब्द हैं, ईच अदर का यूज हम करेंगे कितने लोगों के लिए, फॉर टू। और अगर किसी सेंटेंस में बात की जाती है थ्री और मोर देन थ्री, तो किसी भी सेंटेंस में अगर हम बात कर रहे हैं तीन या तीन से अधिक लोगों की, तो हम बात जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो कौन सा, वन अनदर। और अगर सेंटेंस के अंदर बात की जा रही है दो लोगों के बारे में तो हम यूज करेंगे ईच अदर। ये पारस्परिक संबंध बताने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो समझेंगे, इसमें जो खास बात है वो ये है कि हमारा जो शब्द है अनदर, अनदर जो हमारा शब्द है इसे ध्यान से समझना। यह शब्द हमारा बना हुआ है एन प्लस अदर से मिलकर। किससे मिलकर बनाई है, एन प्लस अदर। हम जानते हैं कि एन हमारा एक ऐसा डिटरमिनर है जो हमेशा ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, ठीक। तो यहां से जो तुम्हें ध्यान रखना है वो ये रखना है, जब इसके अंदर आर्टिकल पहले से ही लगा हुआ है तो आप कभी भी अनदर से पहले आर्टिकल एन दा का यूज नहीं करेंगे। अनदर से पहले कोई भी आर्टिकल एन दा यूज आपको नहीं करना है। साथ ही साथ इसके बाद आप जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे वो अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। बात समझ रहे हैं यहां तक। अब इनके लिए मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं और वो एग्जांपल आप समझना। देखो साथ ही साथ में कुछ वर्ड्स आपको और बता देता हूं जो इंडेफिनिट में भी एक्चुअल में आते हैं कुछ, जैसे देखो ऑल, नन, ऑल, नन, और एक शब्द और आप समझना यहीं पर साथ ही साथ में बोथ,
ठीक, ये कंजंक्शन के दौरान भी आपको पढ़ने को मिलेगा, जहां पर आपको पता चलेगा कि बोथ के साथ में एंड आता है, नीदर के साथ में नॉर और ईदर के साथ में और का यूज किया जाता है। हमें जो समझने हैं वो इनके फंक्शंस पे ध्यान देना है कि इनके फंक्शंस आखिर में क्या है। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आप ऑल यूज करते हैं तो ऑल यूज करने का मतलब है उस समय सेंटेंस में जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं वहां संख्या कम से कम 3 और मोर देन 3। अगर कोई भी वाक्य लिखा हुआ है और वहां पर जैसे मान लीजिए क्लास में 2 बच्चे बैठे हैं, ये हमारे, ठीक है, ये जो हमारे दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्या क्लास में ये कह सकता हूं तुम सबके सब बाहर जाओ, यानी ऑल ऑफ यू गेट आउट? नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि जो ऑल वर्ड है वो हमेशा तब यूज किया जाता है जब संख्या कम से कम कितनी हो, 3 या 3 से अधिक। मुझे कहना पड़ जाएगा बोथ, क्योंकि बोथ का यूज होता है 2 के लिए। नन का यूज भी तब किया जाता है जब सेंटेंस में आपको 3 या 3 से अधिक की बात करनी हो। दोनों सेंटेंस में जो डिफरेंस रहता है दोनों शब्द में, वो एक छोटा सा डिफरेंस है जिसे आप समझकर चलेंगे। ऑल जनरली और नॉट जनरली ऑलवेज, ये हमेशा ही पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। किस में आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंस जब भी आपको देना है कि आप सभी के सभी की बात करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे ऑल। और अगर आप कहना चाहते हैं कि कोई भी नहीं, 3 या 3 से अधिक और उनमें से कोई नहीं, तो आप यूज करेंगे हमेशा ही नन, जो कि कैसा मीनिंग कन्वे करेगा अपने आप में? नेगेटिव। इस बात को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कई बार पेपर जो आपको मिलता है तो तुमने देखे होंगे रीजनिंग में, या कई बार कुछ क्वेश्चन आते हैं 4 ऑप्शन में से कई बार चौथा ऑप्शन लिखा होता है नन ऑफ द एबव या नन ऑफ दीज। ऐसा इसलिए लिखा होता है कि उन 4 से पहले, चौथे ऑप्शन से पहले 3 ऑप्शन ऊपर दिए होते हैं और उन 3 में से अगर एक भी आंसर नहीं है तो हम कहते हैं नन। ठीक, वहीं पर कई बार हमारे निष्कर्ष वगैरह के जो सवाल होते हैं तो उनमें कई बार लिखा होता है ऑप्शन बोथ, ए एंड बी। तो बोथ का यूज किया जाता है 2 के लिए, ऑल का यूज 3 या 3 से अधिक, नन का यूज भी 3 या 3 से अधिक। लेकिन नन और ऑल में डिफरेंस क्या होता है? ये पॉजिटिव रहता है ऑल, और नन हमारा नेगेटिव रहता है। वहां से ऊपर वाले जो वर्ड लिखे हुए हैं इनको भी अगर समझें ध्यान से, तो नन जो हमारा वर्ड है ये तब हमें यूज करना है जब सेंटेंस में बात कितने लोगों की जाएगी? 2 की। ईच तब इधर तब यूज करना है जब बात की जाए 2 की। ईच भी तब यूज करना है जब 2 या अधिक। ठीक है, वहीं पर एक शब्द जो मैं आपको बता रहा था, हालांकि वो प्रोनाउन होता नहीं है, एवरी। एवरी सेंटेंस में 3 या अधिक के लिए यूज किया जाता है। ईच और एवरी में डिफरेंस छोटा सा सिर्फ इतना है, जो मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझा दूंगा। ये डिटर्मिनर होता है और वो डिटर्मिनर और प्रोनाउन दोनों हो सकता है। ये क्वेश्चंस में हम समझाएंगे डिटेल में। ठीक है, तो फिलहाल हमें जो ध्यान देना है वो इस पर देना है। नीदर और ईदर दोनों 2 लोगों के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन नीदर तब यूज किया जाता है जब हम कहना चाहें सेंटेंस में ये कि 2 में से कोई नहीं, 2 में से कोई भी नहीं, यानी 2 में से जब एक भी नहीं की हम बात करना चाहते हैं तो हमें नीदर यूज करना होता है। ईदर हम तब यूज करते हैं जब हमें चॉइस बतानी हो, यानी कि 2 में से 1। जब संख्या 2 है और उन दोनों में से किसी एक को अगर हमें रेफर करना है तो हम यूज कर लेंगे ईदर, और अगर 2 में से कोई भी नहीं है तो नीदर। अगर 2 से अधिक हैं और उनमें से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है तो नन, और अगर सबको करना है तो ऑल, और 2 में से अगर दोनों को करना है तो बोथ का यूज करेंगे। इसी बात को इधर समझते हैं। इन शब्दों में जो हमने देखा इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे अब, और एग्जाम्पल्स के थ्रू ही चीजों को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करूंगा। बिफोर दैट आई जस्ट वांट यू टू राइट दिस वर्ड्स। सारी चीजों को थोड़ा सा लिखिए और इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो मैं एक बार ये बात भी यही समझा देता हूँ थोड़ा ईच और उसके बारे में। जो हमारा ईच शब्द होता है और एवरी, देखो ध्यान से समझना, एवरी जो होता है ये अपने आप में एक डिटर्मिनर होता है। डिटर्मिनर कहने का मतलब ये हुआ कि इसके बाद में आपको हमेशा ही कोई ना कोई नाउन लिखना पड़ेगा। यह किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। अगर यह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो इसके साथ में आपको एवरी के साथ में वन या एवरी बॉय, एवरी गर्ल, ठीक है, ऐसे शब्द लिखने पड़ेंगे। लेकिन जो ईच होता है ना, ये अपने आप में डिटर्मिनर भी होता है और अपने आप में ये प्रोनाउन भी होता है। जब ये डिटर्मिनर प्रोनाउन दोनों होता है तो सेंटेंस में नाउन के साथ और नाउन के बिना भी आ सकता है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन सकता है विदाउट नाउन। ठीक है,
चलो, तो ये छोटी सी बातचीत को थोड़ा लिखिएगा इन सारी चीजों को, फिर मैं इनके क्वेश्चंस कराऊंगा, वहां पर आपको चीजों को क्लियर कराता चलूंगा। ठीक है, तो टेक योर टाइम एंड लिखिएगा। वीडियो को रोककर आराम से। मुझे लगता है आप सभी लोगों ने इसे लिखा होगा ढंग से और समझा होगा। इन वर्ड्स को ध्यान रखना, तो इन्हीं से लेकर आपको सेंटेंस में क्लैरिटी मिलेगी। तो मैं इनको इरेज करता हूं, फिर आगे चीजों को क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, साथ साथ में लिखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, क्वेश्चंस लिखना शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, वी, या ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, बोथ द सिस्टर लव ब्लैंक। यहां पर आपको जो फिल करना है वो या तो ईच अदर या वन अनदर, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, यहां जो आपके ऑप्शन रहेंगे वो नन, ईदर, नीदर फिल करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यानी मैं ऑप्शन यहां पर लगा देता हूं आपके लिए, या तो आएगा नन, या नीदर, या ईदर, या ऑल। यहां पर जो मैंने बताया वो ईच अदर और वन अनदर में से एक लगाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, I invited all of my friends and of them came. Blank of, देखो इस क्वेश्चन के लिए सेम ऑप्शन है जो ऊपर वाले में लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, वहां भी वही ऑप्शन होंगे। Blank of the 6 students came yesterday. All the brothers hate each other या one another। ठीक है, चलो इन क्वेश्चन को एक बार आंसर करो, अपने अपने आंसर मार्क कीजिएगा, और जो भी आपका आंसर है फिर मैं आपको फिर उससे रिलेट करा के समझाऊंगा। पहले आप सभी लोग अपना अपना आंसर लगाएं। फटाफट आंसर लगाओ, क्या हो सकते हैं। तो मुझे लगता है आपने अपने अपने आंसर लगाए होंगे। ठीक है, मैं आपको डिस्कशन कराना स्टार्ट करता हूं इनमें कि आखिर क्या आंसर हो सकते हैं, क्या आंसर नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन हम समझना शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ बोथ द सिस्टर्स लव, यानी ऑप्शन हमारे पास है ईच अदर और वन अनदर। लिखे हुए सेंटेंस में अगर मैं इस शब्द को समझने की कोशिश करूं तो इस शब्द का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज की संख्या कितनी हो, 2, और 2 में से दोनों को अगर रेफर करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, बोथ। वहीं पर अगर ईच अदर और वन अनदर का अभी हमने फंक्शन समझा था, ईच अदर हम यूज तब करते हैं जब सेंटेंस में 2 की बात की जाएगी, और वन अनदर तब यूज करते हैं जब 3 या 3 से अधिक की बात की जाएगी। तो इसी आधार पर मैंने समझने की कोशिश की, तो सेंटेंस का आंसर मैंने क्या लगाया, फिर ईच अदर। आंसर क्या होगा हमारा, ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम समझेंगे
आई इन्वाइटेड ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी कि मैंने क्या किया, अपने सारे के सारे दोस्तों को बुलाया। बट कहने का मतलब है कि सेंटेंस में देखो, बट जो कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट होता है ये हमेशा ही अपोजिट रिजल्ट को शो करता है, ठीक है ना। जैसे हम एडवर्सेटिव में भी पढ़ेंगे, कंजंक्शन वाले टॉपिक में हम ध्यान से पढ़ लेंगे। ध्यान से इधर देखना और मेरी तरफ, बिल्कुल। तो ये जो सेंटेंस है हमारा बट लिखा हुआ है, ये अपने आप में विपरीत अर्थ को दिखाने की कोशिश करता है। तो अगर सेंटेंस में हम आंसर लगाएं तो क्या आंसर हो सकता है, नन, नीदर या इधर या ऑल। तो देखो, मैंने अपने सारे दोस्तों को बुलाया, अगर मैंने इनवाइट किया है तो उन्हें आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। बट कहने का मतलब क्या हुआ कि वो नहीं आए होंगे, वो नहीं आए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो मैं सेंटेंस में अगर देखूं, वैसे ऑप्शन हमारा यहाँ पर सम भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सम आंसर हो, सम ऑफ देम के मैंने सभी को बुलाया था लेकिन उनमें से कुछ आए, लेकिन दिए हुए ऑप्शंस में ऐसा कोई ऑप्शन मैंने दिया नहीं है आपको। तो समझते हैं, नीदर और ईदर हम यूज करते हैं कितने लोगों के लिए, दो के लिए। कितनों की बात होगी जब दो की, तो हम यूज करेंगे नीदर या ईदर। लिखे हुए सेंटेंस में अगर दोस्तों की संख्या समझेंगे तो मैं पक्का एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कि कितने दोस्त हैं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि जो दोस्त रहे होंगे वो अपने आप में 3 से अधिक रहे होंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही शब्द 3 या 3 से अधिक के लिए यूज किए जाते हैं। बट से पता चल रहा है कि उनमें से या तो कोई नहीं आया, सब आए होते तो मैं बट नहीं कहता, इसीलिए जो आंसर रहा होगा मेरा वो क्या रहेगा, ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम समझें तो यहां पर भी सेम कंडीशन है, लेकिन ये कंजंक्शन जो मीनिंग को यहाँ पर डिफरेंस बताएगा वो ये होगा, इसीलिए आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल, क्योंकि मैंने अपने सारे दोस्तों को बुलाया और सभी के सभी आए भी। बात समझ रहे हैं यहाँ तक। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन में सेंटेंस में जो संख्या लिखी हुई है वो स्टूडेंट्स की अपने आप में क्लियर लिखी हुई है कि संख्या अपने आप में कितनी है, 6। अगर उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो या तो इसमें आंसर आपका ऑल भी हो सकता है या आंसर आपका नन भी हो सकता है। ऑल ऑफ द 6 स्टूडेंट्स केम यस्टरडे, यानी 6 के 6 आए, और अगर सेंटेंस नेगेटिव रहा होगा तो हम कहेंगे फिर नन ऑफ द 6 स्टूडेंट्स केम यस्टरडे, यानी 6 में से कोई भी बच्चा कल पढ़ने नहीं आया। अगला क्वेश्चन अगर समझें, ऑल लिखा हुआ है यानी संख्या 3 रही होगी। ऑल द ब्रदर्स हेट, अगर वो एक दूसरे से नफरत करते हैं तो ऑल के अकॉर्डिंग आंसर ईच अदर नहीं, ईच अदर आता है 2 के लिए, लेकिन अगर संख्या 2 से अधिक होती है तो फिर हम आंसर क्या लगाते हैं, वन अनदर। क्या आंसर लगाते हैं, वन अनदर। तो इस बातचीत को ध्यान से समझेंगे। एक सेंटेंस से और समझते हैं, देखो, वी लव ईच अदर या वन अनदर, वी ऑल लव ईच अदर या वन अनदर, ठीक है। और एक वी बोथ लव ईच अदर या वन अनदर, ठीक है। आंसर लगाइएगा। माँ के आंसर क्या हो सकते हैं, हाँ, तो मैं देखो इस चीजों को समझाना स्टार्ट करता हूं। पहला सेंटेंस अगर हम समझें, वी लव, यानी कि हम सबके सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारा सेंटेंस में जो ऑप्शन है वो 2 हैं, ईच अदर और वन अनदर। तो देखो यहाँ पर ये जो शब्द लिखा हुआ है इसकी संख्या 2 भी हो सकती है और 2 से अधिक भी हो सकती है। इस सेंटेंस में ये बात क्लियर है कि वी का जो संख्या है वो 3 या 3 से अधिक रही होगी। इस सेंटेंस में इसका भी नंबर डेफिनेट है कि वी की संख्या अपने आप में कितनों को बता रही है, 2। तो लिखे हुए सेंटेंस में अगर आंसर मार्क करें तो पहला सेंटेंस में जो आंसर रहा होगा वो क्या रहा होगा, वी लव ईच अदर। मैं समझाता हूं, या फिर वन अनदर, दोनों आंसर हो सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस के अंदर जो नंबर है वो डेफिनेट नहीं किया गया है, कोई पता नहीं चल रहा कितने लोगों के बारे में बात की जा रही है। तो फिर आंसर आपका ईच अदर भी हो सकता है और आंसर आपका वन अनदर भी हो सकता है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में आप सिर्फ वन अनदर लगाएंगे, क्योंकि वहां पर ऑल लिखा हुआ, जहां से नंबर क्लियर है मोर देन 3, इसमें सिर्फ ईच अदर लगाएंगे, क्यों यहां भी नंबर लिखा हुआ है, बोथ से पता चलता है 2 लोगों की बात की जा रही है। तो अगर सेंटेंस में कोई भी लिखे हुए हैं जहां पर कोई नंबर या कोई ऐसा इंडिकेशन दिया हुआ है जहां से आप नंबर को डिफाइन कर पाए कि वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट 2 और मोर देन 2, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ईच अदर वन अनदर को आंसर लगा पाएंगे। तो यहाँ तक बातचीत है हमारी। इसमें जो ईच अदर के बारे में, वन अनदर के बारे में जो रहा था, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट कैटेगरी हम प्रोनाउन के बारे में स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक जो हमने पढ़ा, अब तक हम पढ़ चुके हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में पढ़ चुके हैं।
और रेसिप्रोकल पढ़ लिया, डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ लिया, पजेसिव और पर्सनल। अगली कैटेगरी को और हम इसमें स्टार्ट करते हैं जो हमारे लिए जिसके लिए क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ठीक है, मैं एक बार इन्हें इरेज करता हूं सभी को। तो आइए बच्चों, एक बार फिर से हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और जैसा कि अभी अभी हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझा था और डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में थोड़ी सी जानकारी पड़ी थी। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव उसमें ज़्यादा डेप्थ में जानने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो नंबर को लेकर बनते हैं। और अगर नंबर को लेकर क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ से आप इजीली समझ पाएंगे कि नंबर्स के लिए मैंने सारे वर्ड आपको लिखा दिए हैं, किस वर्ड का क्या नंबर रहता है। ओके, तो आगे अभी जो हमें नेक्स्ट एक प्रोनाउन और पढ़ना है, जो अपने आप में कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक, जो अगली कैटेगरी हम पढ़ेंगे वो है हमारा अपने आप में इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के जहां तक बात की जाए तो ये कितने लोग क्या होता है? मैंने आर्टिकल के दौरान आपको दो शब्द समझाए होंगे, डेफिनिट और इंडेफिनिट। बिल्कुल याद होगा आपको कि मैंने आर्टिकल के दौरान आपको दो शब्द बताए थे, डेफिनिट और इंडेफिनिट। डेफिनिट में आपको बताया गया होगा कि डेफिनिट वो होता है जब कोई निश्चित हो, और इंडेफिनिट होता है जब कोई भी सर्टेनिटी ना हो किसी चीज के बारे में, वी आर नॉट श्योर। ठीक है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन भी जो इनका नाम है ठीक वैसे ही होते हैं। ये पर्सन के लिए भी आ सकते हैं और थिंग के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन आते तब हैं जब हमें कोई भी डेफिनेट चीज के बारे में जानकारी ना हो। बात समझ रहे होंगे यहाँ तक? देखो आगे इसके बारे में हम जो समझेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे कौन से होते हैं, ध्यान रखना इन्हें ढंग से। इनकी जरूरत हमें रिलेटिव के दौरान पड़ेगी, ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो ध्यान रखें उस सब्जेक्ट के अंदर जो भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं वो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अगर आप यहाँ पर चीजों में कमियां रह जाएंगी तो जाहिर सी बात है आगे जो टॉपिक जो भी पढ़ाए जाएंगे, जो भी क्लियर आपको कराए जाएंगे, वो अच्छे से क्लियर तब तक नहीं हो सकते जब तक इन चीजों को आप ढंग से नहीं समझोगे। बात समझ रहे हैं? तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, मैं चाहता हूँ साथ के साथ उन चीजों को तैयार रखिएगा, जिससे कि आप आगे चीजों को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की शुरुआत करता हूँ, लाइन पे रहिएगा सभी लोग। ठीक है, तो देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो हमारा होगा, इसमें जो हम नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं, इसमें जो कैटेगरी हमारी है, देखो कुछ वर्ड हमारे इसमें बने होते हैं बड़ी से, कुछ वर्ड हमारे इसमें बने होते हैं थिंग्स के साथ में, कुछ वर्ड हमारे इसमें बने होंगे वन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो हम पढ़ेंगे, जो बड़ी थिंग या वन से बने हुए शब्द होते हैं, वो अपने आप में इंडेफिनिट प्रोनाउन के होते हैं। चीजों को समझते हैं आगे, जैसे कि यहां पर हमारे शब्द हमारे सामने आते हैं, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। ठीक है, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये जो हमारे वर्ड होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ये यूज होते हैं किसके लिए? पर्सन्स के लिए। किसके लिए यूज होंगे? ये पर्सन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे थिंग से लेकर कुछ वर्ड बनते हैं, जैसे कि जैसे यहां पर हमने बनाए वैसे ही ठीक हमारे थिंग्स को लेकर बनेंगे, जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग या एनीथिंग को लेकर हमारे वर्ड बनेंगे। ठीक है, तो हमारे जो प्रोनाउन में होंगे थिंग्स को लेकर और बड़ी को लेकर जो वर्ड बनेंगे वो ये होंगे, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। थिंग्स को लेकर भी बनते हैं एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। वन को लेकर वर्ड समझें अगर हम, तो वन से भी हमारे ऐसे ही वर्ड बनेंगे, जैसे एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन। ये वर्ड हमारे वन को लेकर भी बनेंगे। और कुछ और भी वर्ड होते हैं हमारे इसमें, जैसे फ्यू, मैनी, फ्यू, मैनी, ऑल। ठीक है, एटसेट्रा। ये हमारे जो वर्ड होते हैं, ये अपने आप में कौन से वर्ड होते हैं? इंडेफिनिट। सच भी हो जाता है इसमें। तो ये हमारे कौन से वर्ड हो जाते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन के वर्ड रहे होंगे। बात समझ रहे हैं? यहां से लेकर जो बातचीत समझनी है वो क्या है, वो देखो, अगर कोई भी शब्द बड़ी से लेकर बनाया, जाहिर सी बात है ये पर्सन को रिलेट करेगा, और इसके लिए जो आप नाउन प्रोनाउन यूज करने वाले हैं, जो भी अगर कोई दूसरा प्रोनाउन यूज करेंगे जरूरत पड़ने पर, तो आप इसके लिए हिज, हिम यूज करेंगे। हालांकि ये जब क्वेश्चन टैग पढ़ते हैं तो वहां पर दे होता है, जो कि आपका
पढ़ लेंगे आगे जरूरत होने के हिसाब से। यहाँ पर भी आपको इट्स टाइप यूज करना होगा थिंग्स के लिए। वन के लिए भी हमारी ये सेम कैटेगरी रहेगी, ठीक है। जेंडर क्लियर नहीं होता है जब भी, तो हमेशा ही हमने ये कॉमन नाउन में समझा होगा कि जब भी जेंडर किसी भी जगह पर क्लियर ना हो तो हम जैसे प्रायोरिटी देते हैं ना, वो मैस्कुलिन जेंडर होता है। देखो सेंटेंस के थ्रू समझाता हूं, जैसे द टीचर इज टीचिंग इन हिज या हर क्लास। ये जो सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को अगर ध्यान से समझें आप तो देखो सेंटेंस में बात कर रहे हैं किसके बारे में, टीचर के बारे में। टीचर अपने आप में कौन सा जेंडर होगा, कौन सा नाउन होगा, कॉमन, ठीक है। और जेंडर कौन सा होगा, कॉमन। तो जब कभी भी यहां से मैं डिफाइन तो नहीं कर सकता ये मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकती है। तो जब भी जेंडर कंफर्म ना हो तो हम जो प्रायोरिटी देते हैं ना, वो मैस्कुलिन यानी कि मेल को देते हैं। तो यहां पर आंसर क्या लगाएंगे, हिज, ना के हर। अगर ये पता चल जाए कि ये जो टीचर लिखा हुआ है वो किसी फीमेल के लिए लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें आंसर लगाने का होगा हर। तो इनसे लेकर जो क्वेश्चन है वो हम समझते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखते हैं जैसे एवरीबडी इज डूइंग हिज या हर या देयर या इट्स वर्क। देखिए क्या लगाएंगे आंसर, देखो एवरीबडी। यहां से एक बात और आप समझ पा रहे होंगे, मैंने जो वर्ब लिखी है ना वो सिंगुलर है। तो एक चीज तो और समझ में आती है कि ये जो तीनों के तीनों होते हैं ना, ये सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर होने की वजह से इसके साथ में हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो यहां पर अगर ये सिंगुलर होंगे तो आने वाले शब्द को अगर मैं समझूं तो देयर जो है ये दे यानी कि प्लूरल से बना हुआ है, बाकी सब सिंगुलर हैं। इट हमने देखा नॉन लिविंग को रिलेट करता है, हिज या हर आंसर हो सकता है, लेकिन क्या जेंडर कंफर्म है वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट मैस्कुलिन और फेमिनिन, बिल्कुल नहीं। अगर जेंडर कंफर्म नहीं होता है तो हम हमेशा ही जो प्रायोरिटी देते हैं वो किसे देते हैं, मैस्कुलिन यानी मेल को प्रायोरिटी देंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, हिज। बात समझ रहे हैं यहां तक। तो देखो जो इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपको पढ़ना है, इसमें देखो एक शब्द और है ऑल। ऑल को मैं समझा देता हूं। ऑल जो होता है ना, अगर कभी भी ये किसी पर्सन के बारे में लिखा हुआ है तो ये हमेशा प्लूरल होता है, और अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ में वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल। और अगर ये थिंग्स के लिए है तो फिर ये सिंगुलर रहता है, और अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आने वाली होगी। अगर इसे ढंग से याद करना है ना, तो आमिर खान की 3 इडियट मूवी ध्यान रखना, उसमें तुमने सुना होगा वो बार बार कहता है ऑल इज वेल, है ना। ऑल इज वेल जो वो कहता है तो वहां पर ऑल इज कहता है, ना कि ऑल आर, क्योंकि वो ये नहीं बताना चाहता है वो कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ जो है वो काम जो भी है तो वो कैसा चल रहा है, अपने आप में ठीक चल रहा है। अगर आप कहते हो ऑल इज वेल और आप कहते हो ऑल आर वेल, ऑल इज वेल एंड ऑल आर वेल, तो दोनों सेंटेंस में जो मीनिंग का डिफरेंस आएगा वो ये आएगा, इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल दैट ऑल द पीपल आर फाइन। सारे जो लोग हैं वो कैसे हैं, तबीयत उनकी सबकी ठीक ठाक है। और इस सेंटेंस में जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हमारा जो भी काम धंधा है, जो भी चीजें हैं वो सब कैसी चल रही हैं, ठीक चल रही हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है प्रोनाउन में। बाकी फ्यू, मैनी, ये जो एडजेक्टिव का भी पार्ट में हमें पढ़ने को मिलेंगे, वहां पर भी हमें पढ़ते रहेंगे। इन वर्ड्स को ध्यान रखना, इन वर्ड्स की जरूरत आपको रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ने वाली है, जो कि हमें आगे पढ़ना होगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल इन चीजों को इरेज करते हुए आगे बातचीत को बढ़ाता हूँ। लिखिएगा आराम से वीडियो को रोककर, मैं इन्हें फिलहाल इरेज करता हूँ, ठीक है। मैं चाहूंगा वहां पर कुछ ज्यादा फोकस्ड रखिए, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई कम ज्यादा कुछ नहीं होता है ऐसा, लेकिन जो चीजें कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चंस को समझने के लिए ज्यादा जरूरी है, हमारा फोकस्ड वहां ज्यादा रहना चाहिए। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन ये छोटा सा कंसेप्ट था, इसमें कुछ खास नहीं होता है, लेकिन फिलहाल जो हम पढ़ने वाले हैं वो अपने आप में बहुत बेहतरीन चीज होगी। ध्यान से रहिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो रिलेटिव और इंटेरोगेटिव का पार्ट रहेगा। उसमें क्या डिफरेंस रहता है, कब कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होगी, ठीक है।